हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो हैं सो हीरा मोती को पढ़ रहे थे, दो बैलों की कथा को, पाठ को पढ़ लिया था। संबंधित क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो आपको बता दूं कि कांजी हाउस में वैसे पशु रखे जाते हैं जो आवारा पशु कहलाते हैं, अर्थात जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है। और वैसे ही कांजी हाउस में जो है सो पशुओं की सुरक्षा का दायित्व तो कांजी हाउस के मालिक की होती है, और उनको सुरक्षित रखे कांजी हाउस का मालिक, वहाँ से जानवर भाग नहीं पाए, इसलिए जो है सो उनकी हाजिरी ली जाती होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए चारे पानी की जो व्यवस्था करनी है उसके लिए भी कांजी हाउस में जानवरों की हाजिरी ली जाती होगी, ऐसा भी कहा जा सकता है कि अगर चारे पानी की जो व्यवस्था है उनकी गिनती के अनुसार ही ना कि कितना उसको चारा चाहिए, सो उनकी हाजिरी नहीं ली जाएगी तो उसकी व्यवस्था कैसे की जाएगी। इसलिए भी कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। उसके बाद का क्वेश्चन जो है सो है कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया था। इसको हम कह सकते हैं कि छोटी बच्ची की माँ जो है सो मर चुकी थी, अब उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा था उसके घर में। बैलों के साथ भी अर्थात हीरा मोती के साथ भी वहाँ पर सौतेला व्यवहार किया जा रहा था, अर्थात दोनों की वहाँ पर स्थिति एक थी। तो अपने प्रति होने वाले व्यवहार और इन बैलों के प्रति होने वाले व्यवहार को, दोनों का जब आकलन किया छोटी बच्ची ने, तो देखती है वह कि उनकी भी स्थिति जो है सो हमारे ही जैसी है। तो उस बच्ची के हृदय में उन दोनों बैलों के प्रति जो है सो प्रेम उमड़ आता है। कि हीरा मोती भी अपने आप को अभागा कहती है वह कि हमारी भी देख रेख करने वाला कोई नहीं है, सौतेला व्यवहार हमारे साथ भी हो रहा है और इन बैलों के साथ भी यहाँ पर सौतेला व्यवहार हो रहा है। तो इसीलिए उस छोटी सी बच्ची के हृदय में उन बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए। हम कह सकते हैं कि सीधा होना, सरल होना जो है सो आज के समय में मूर्ख कहलाने के बराबर है। पाठ में पढ़ा ना हम लोगों ने कि गधे को सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है इस संसार में। तो क्यों माना जाता है, इसके बारे में पढ़ा। क्योंकि वह सीधा है, सरल है, सहनशील है, इसलिए उसे बुद्धिहीन कहा गया। वहीं पर देखिए कि उस गधे का लोग विरोध भी करते हैं, मतलब उसका कोई महत्व नहीं है, उससे कोई डरता भी नहीं है। लेकिन इन बैलों के प्रति हम ध्यान दें तो देखेंगे कि बैल कभी कभी सींग भी चलाते हैं, सहनशील हैं लेकिन सींग भी चलाना जानते हैं कभी कभी क्रोध आ गया तो। तो आज के समय में सीधा और सरल नहीं होना है, ये होना पाप है। ठीक है, ऐसा जो है सो कहा इन्होंने, प्रेमचंद ने। अधिकारों के लिए संघर्ष करना, अधिकारों के लिए संघर्ष करना, बिना संघर्ष के अधिकार की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ऐसा भी हम लोगों ने पढ़ा इस पाठ में। आगे आजादी जो है वह व्यक्ति को बिना संघर्ष के नहीं मिलती है। आज़ादी पाने के लिए मनुष्य को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है और उसके लिए व्यक्ति को जो है सो तैयार भी रहना चाहिए, व्यक्ति को उसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। समाज के जो सुखी संपन्न लोग हैं
उनको भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। ऐसा हम कह सकते हैं कि ये सारे नीति से संबंधित बातें हैं। हीरा मोती की जो दोस्ती है उसको भी हम इस नीति विषयक मूल्य में रख सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि औरत जात पर सींग नहीं चलाना चाहिए। यह भी जो है सो एक नीति विषयक मूल्य के रूप में उभर कर आया है हमारे सामने। अर्थात स्त्री जाति जो है हमेशा पूजनीय है, वह हमेशा श्रेष्ठ है, वह आदरणीय है, उसका हमें आदर करना चाहिए। जीवों के प्रति दया के भाव उस छोटी बच्ची ने जो दिखाई, हीरा और मोती के प्रति दया के भाव, उसके हृदय में जो प्रेम उमड़ आया, यह भी, इसे भी हम नीति विषयक मूल्य के रूप में जो है सो रख सकते हैं। आगे का क्वेश्चन है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, सो कैसे पता चलता है? कई घटनाएं हैं जिससे पता चलता है कि हीरा और मोती में जो है सो गहरी दोस्ती थी। पहली घटना ऐसे कह सकते हैं कि जब दोनों गाड़ी में जोते जाते थे तो दोनों के मन में यही इच्छा उत्पन्न होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा भार जो है सो मेरे कंधे पर हो। ये भाव जो है सो दोनों के मन में होते थे। उसके बाद दूसरा है, गया जब हीरा के नाक पर डंडा मारता है तो मोती से सहा नहीं जाता है। गया हीरा के नाक पर डंडे मारता है जोतने के समय, तो मोती को दर्द होता है और वह जो है सो हल जुआट सब तोड़ ताड़ के वहां से भाग जाता है। यानी हीरा और मोती दोनों जो है सो भाग जाते हैं। इससे पता चलता है कि दोनों में मित्रता है। तीसरी घटना है, मटर के खेत में थे, दोनों चर रहे थे, मस्त थे, आपस में सींगे लड़ा लिया करते थे कभी कभी, लड़ाई के भाव से नहीं, प्रेम के ही भाव से। लेकिन फिर भी जब किसी एक को भी लगा कि अब यह सींग लड़ाना जो है सो लड़ाई के मूड में आ रहा है, लड़ाई के भाव में आ रहा है, तो उनमें से एक जो है सो पीछे हट जाता था उस समय। कहा कि मोती को लगा कि हीरा क्रोध में आ गया है, तो वह जो है सो पीछे हो गया कि नहीं, लड़ना नहीं है हम लोगों को। ऐसा आपसी प्रेम है, आपसी मित्रता है, इसीलिए तो एक के क्रोध को दूसरे ने बर्दाश्त किया। आगे भी है घटना, वह जो सांड आया था, दोनों ने डटकर उसका मुकाबला किया और उसे मार भगाया और जीत हासिल की। इससे पता चलता है कि दोनों में मित्रता थी, और मित्रता थी तो ऐसी वैसी नहीं, गहरी मित्रता थी। ठीक है। उसके बाद मटर के खेत में ये थे, जब पकड़े जब गए थे यहां, तो यहां पर भी हीरा जो है सो मोती को छोड़ करके जाना नहीं चाह रहा था और गया भी नहीं। कहा कि जब पकड़े जाएंगे तो साथ ही, भागेंगे तो साथ ही, जो होगा दोनों को साथ ही होगा, सजा जो मिले उसे बर्दाश्त करना है, साथ में मिलकर के सजा को भुगतना है। ऐसा कांजी हाउस में भी दीवार को तोड़ दिया गया था हीरा के द्वारा, हीरा ने दीवार को तोड़ा था, तो उसे मोटी रस्सियों से बांधा गया था। मोती जो है सो वहां से भाग सकता था, लेकिन भागा नहीं वह। ठीक है। दीवार तोड़ने में भी सहायता की थी उसकी। ठीक है।
दीवार तोड़ने में भी सहायता की थी। कुल मिलाकर के कहना यह है कि ऐसी कई घटनाएं हैं इस कहानी में जिससे पता चलता है कि हीरा और मोती में दोनों में गहरी मित्रता थी। आगे क्वेश्चन है कि प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। तो गधे की स्वभावगत विशेषताएं, दो विशेषताएं, क्या वह संसार का सबसे बुद्धिहीन प्राणी है, सो यानी उसकी मूर्खता, उसकी सहनशीलता, उसकी सरलता, है ना। उसके बारे में प्रेमचंद ने उधर ध्यान आकर्षित किया है पाठकों का। उन्होंने स्वयं कहा है कि सद्गुणों का ऐसा अपमान मैंने कहीं नहीं देखा, मैंने कहीं नहीं देखा सद्गुणों का ऐसा अपमान। गधे के सीधेपन की दुर्दशा आप स्वयं देखते हैं कि उसे मूर्ख कहा जाता है। स्वयं गधे को पालने वाला भी उसका कोई वैल्यू नहीं देता है, बस केवल उससे काम ही लेता है। जबकि वह उसकी मूर्खता नहीं है कि वह सीधा है। कुल मिलाकर कहना यह है कि लेखक जो है सो यहां पर सरलता और सीधेपन पर प्रकाश डाला है। सीधापन और व्यक्ति के सीधेपन और उसकी सरलता पर प्रकाश डाला है। इसीलिए तो कहा कि आज भी भारतीय जो है सो यूरोप, अफ्रीका आदि देशों में जाकर के अपमानित होते रहते हैं। क्यों भाई? ये बर्दाश्त करते हैं, सहते हैं, सहनशीलता है इनके पास, इसलिए सीधे हैं ये। इसलिए गधे को भी सामने रखा प्रमाण के रूप में कि गधा सीधा है, तो उसे जो है सो ये कहा। अब आगे जो है सो कह सकते हैं हम कि इसके सीधेपन को लेकर के ही प्रेमचंद ने जो है सो उसकी तुलना ऋषि मुनियों से भी कर दी। प्रेमचंद ने उसकी तुलना ऋषि मुनियों से भी कर दी। कोई राग द्वेष की भावना नहीं, कोई भोग विलास के भाव नहीं मन में। सुख दुख प्रत्येक अवसर को समान रूप से सहना, सुख में इतराना नहीं और दुख में घबराना नहीं। ये जो भाव हैं ऋषि मुनि के भीतर ही हैं। तो यहाँ पर ऋषि मुनि से या उनके स्वभाव से जो है सो इसकी तुलना कर दी गई है। आगे का क्वेश्चन है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट करना है। कह सकते हैं कि हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि समाज में स्त्रियों के प्रति दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड न दे। उन्हें पुरुष जो है सो या पुरुष समाज जो है सो शारीरिक दंड न दे। हीरा और मोती भले इंसान के प्रतीक हैं, इस पाठ में भले इंसान, सभ्य इंसान के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। हीरा और मोती के कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती थी, असभ्य समाज में। इसीलिए हीरा ने कहा कि भूल जाते हो, औरत जात पर सींग नहीं चलाना चाहिए या सींग चलाना मना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आगे क्वेश्चन अगले दिन। धन्यवाद।